हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो हम बिज़नेस स्टडीज़ का ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर कवर कर रहे थे। आज हम इसका पार्ट 4 करने वाले हैं और इसके साथ ही ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज हम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, एक है डेलीगेशन और एक है डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों का क्या मीनिंग होता है, इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डेलीगेशन की। देखिए, डेलीगेशन का मतलब होता है कोई भी सीनियर अगर अपने जूनियर को काम करने की पावर देता है तो हम कहते हैं इसको डेलीगेशन। देखिए, डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफ़र। डाउनवर्ड ट्रांसफ़र है किसका? अथॉरिटी का, यानी पावर का, फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, सीनियर से जूनियर को। यानी सीनियर अपने जूनियर को काम करने की पावर देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन बोलते हैं। अब देखो, डेलीगेशन का मतलब एब्डिकेशन नहीं होता। एब्डिकेशन यानी आपने काम दूसरे को दे दिया और आपकी छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होता। आपने काम दूसरे को दे दिया लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी आपकी ही रहेगी, ठीक है। और जो अथॉरिटी आपने एक बार डेलीगेट की है, क्या आप उसको वापस ले सकते हो? ये सब वापस ले सकते हो, किसी और पर्सन को देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। तो ये डेलीगेशन होता है। तो डेलीगेशन बेसिकली क्या है? सीनियर काम करने की अथॉरिटी अपने जूनियर को देता है, ये डेलीगेशन है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में 3 चीज़ें हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये 3 एलिमेंट्स है डेलीगेशन के, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अथॉरिटी की। अथॉरिटी का क्या मीनिंग है? देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीज़न, डिसीज़न लेने की पावर। अथॉरिटी का मतलब ये भी हो सकता है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का अधिकार, किस चीज़ को लेके? टू कमांड हिज और हर सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर को कमांड करने का, कमांड देने का अधिकार जो है उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है? अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। टॉप टू बॉटम फ्लो करने का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा अथॉरिटी टॉप लेवल के पास होती है और सबसे कम अथॉरिटी बॉटम लेवल के पास होती है। सीनियर के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, फिर उससे नीचे जाएंगे तो और अथॉरिटी कम होगी, उससे नीचे वाली पोस्ट के पास और कम अथॉरिटी होगी, उससे नीचे वाली पोस्ट के पास और कम अथॉरिटी होगी। तो अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। और अथॉरिटी जो है वो लॉज और रूल्स से बनती है। देखो, वाइस प्रेसिडेंट को ये हक किसने दिया कि वो दूसरे मैनेजर को चुन सकता है? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में लिखा होगा, तभी ऐसा अथॉरिटी मिली है। तो अथॉरिटी का सोर्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स होते हैं उनके अंदर अथॉरिटी स्पेशली मेंशन की होती है। और अथॉरिटी क्या है? डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करती है, ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर सीनियर के पास अथॉरिटी नहीं होगी तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने अथॉरिटी पढ़ लिया। 3 कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी जिम्मेवारी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट, एक जूनियर की जिम्मेवारी किस चीज़ के लिए? कि जो काम उसको सीनियर ने दिया है वो उस काम को पूरा करे। सीनियर ने कोई काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जूनियर की होगी। किसके प्रति होगी? सीनियर के प्रति होगी, कि वो सीनियर को पूरा काम करके दे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, राइट। अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि ऊपर वाला पर्सन नीचे वाले को अथॉरिटी देता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? नीचे वाले की होगी। किसके प्रति? ऊपर वाले के प्रति। यानी कि सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सुपीरियर के लिए, जूनियर रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सीनियर के लिए। और देखो, अगर किसी पर्सन को आप काम करने की अथॉरिटी देते हो तो उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसको उतनी अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। ये हमने फेयोल का प्रिंसिपल पढ़ा था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है? मान लो आपने किसी को पावर दे दी, अथॉरिटी दे दी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं दी, उसकी कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं की, तो वो अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, राइट।
अगर मान लो आपने अथॉरिटी नहीं दी लेकिन उसको जिम्मेवारी दे दी कि ये काम करना है, तो वो काम कर नहीं पाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो अथॉरिटी का मिसयूज़ होगा, पावर का मिसयूज़ होगा। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो कोई पर्सन काम नहीं कर पाएगा। पावर नहीं दी तो काम कैसे करेगा? ठीक है, तो ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब तीसरा कंसेप्ट है अकाउंटेबिलिटी। 3 कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अल्टीमेट आंसरेबिलिटी, अल्टीमेटली कौन जवाब देगा। ठीक है, ये होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता और ये अपवर्ड ही फ्लो करती है, यानी एक जो जूनियर है वो अल्टीमेटली अकाउंटेबल होगा सीनियर के प्रति। ठीक है, कैसे, अब समझो इस चीज़ को। अब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को एक तरीके से समझते हैं। आप मान लीजिए प्रिंसिपल से ये ऑर्डर आया एचओडी के पास कि आपको अपने डिपार्टमेंट के अंदर जिन लोगों के 70% से ऊपर मार्क्स हैं उनकी लिस्ट बना के भेजनी है। प्रिंसिपल ने भेजा, प्रिंसिपल ने एचओडीज़ के पास ये मैसेज भेजा। अब प्रिंसिपल ने एचओडी को क्या किया? काम डेलीगेट किया। अब एचओडी ने ये काम आगे मान लो एक फैकल्टी मेंबर को दे दिया कि आप ये लिस्ट प्रिपेयर करोगे। अब मान लो फैकल्टी मेंबर ने काम नहीं किया, तो फैकल्टी मेंबर किसके लिए अकाउंटेबल है? फैकल्टी मेंबर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एचओडी के लिए। लेकिन प्रिंसिपल क्या इस फैकल्टी मेंबर से पूछेगा? नहीं, प्रिंसिपल किससे पूछेगा? प्रिंसिपल एचओडी से पूछेगा। यानी अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी एचओडी की ही है। क्यों? क्योंकि इसी को काम दिया गया था कि आपको काम करना है। अब ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकता कि मैंने तो एक्स को दे दिया था, अब एक्स से पूछो। नहीं, काम की अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? एचओडी की ही रहेगी। ओके, तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? अथॉरिटी जब आप डेलीगेट करते हो, अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर्सन की हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी आपकी ख़त्म नहीं होती है कभी भी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपकी हमेशा बनी रहेगी। तो जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो, जैसे एचओडी ने अथॉरिटी दी कि एक्स ऐसी लिस्ट बना सकते हैं, तो एक्स के पास, एक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये काम करोगे। ठीक है, अब एक्स की अकाउंटेबिलिटी फिर भी नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली किसकी होगी? एचओडी की। एक्स सिर्फ एचओडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं हम अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का। सबसे पहले तो मीनिंग देखो। अथॉरिटी का मतलब राइट टू कमांड अ पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कोई भी काम दिया हुआ है उसको प्रॉपरली करने की ऑब्लिगेशन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम, यानी आपका आउटकम आया या नहीं आया उसके लिए अल्टीमेटली जवाबदेही किसकी होगी? अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं उसको। देन आता है डेलीगेशन। अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, आप अपनी पावर दूसरे को दे सकते हो ईजिली। रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक डेलीगेट की जा सकती है क्योंकि अल्टीमेटली तो आपकी ही रहेगी। और अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जाएगी। मैंने कह दिया ना, एचओडी ने अपना काम दूसरे को दे दिया, वो ठीक है, लेकिन एचओडी की अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी रहेगी क्योंकि लिस्ट बनाने को उनको कहा गया था। नेक्स्ट है ओरिजिन। देखो अथॉरिटी कैसे अराइज होती है? फॉर्मल पोजीशन से। मैनेजर की पोस्ट पे कोई पर्सन है तो उसके पास ये राइट है। आज मैनेजर की पोस्ट पे ए बंदा बैठा है तो ए के पास ये राइट है, कल बी बंदा आ गया तो बी के पास ये राइट है। यानी अथॉरिटी कहाँ से निकली? पोजीशन से, आपकी पोस्ट से निकलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब निकलती है? जब आप अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हो। ए ने अपना काम एफ़ को डेलीगेट कर दिया, उसने बोला कि एफ़ आपको ये काम करना है। एचओडी ने अपना काम जूनियर को दे दिया, तो जब उसने अथॉरिटी दी काम करने की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हुई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से निकलती है? अथॉरिटी से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर क्या बन गया? अकाउंटेबिलिटी बन गया कि रिस्पॉन्सिबल, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल हेड होगा। ठीक है, देन फ्लो देखो तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे जाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमेशा सीनियर के प्रति होती है। तो आई होप अब डेलीगेशन का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस करते हैं। देखो आप अपना काम डेलीगेट कर रहे हो दूसरे को, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? पहला फ़ायदा होता है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। क्यों?
क्योंकि मैनेजर क्या कर सकता है, जो रूटीन के काम हैं वो अपने जूनियर को दे देता है, तो मैनेजर के पास ज़्यादा टाइम बचेगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उन पे लगाने के लिए, तो मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। देन एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होगा। अब आपने अपने जूनियर को काम करना सिखा रहे हो, जूनियर को काम अथॉरिटी दे रहे हो, तो जूनियर अपना काम करना सीखेंगे, तो जूनियर का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। देन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, क्यों, क्योंकि जब आप अपने जूनियर्स को पावर दे रहे हो तो जिसको आप पावर देते हो वो मोटिवेटेड तो फील करता ही है, राइट। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, आपके वर्कफोर्स का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग बढ़ती है क्योंकि वो काम करना सीख रहे हैं। उनको अगर आप काम करने की पावर ही नहीं दोगे तो वो काम कैसे सीखेंगे, राइट। और बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, देखो डेलीगेशन के बेस पे ये हायरार्की बनती है, ये पर्सन है, ये पर्सन अपनी पावर इसको देता है, ये इसको देता है, इस तरह से आपकी हायरार्की क्रिएट होती है। देन बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हर एक पर्सन की डेफिनेट पावर है, उनकी डेफिनेट अकाउंटेबिलिटी है, हर एक को पता है मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये बेटर आपका कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं हम। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है। डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का ही पार्ट है, लेकिन डेलीगेशन की डिग्री अगर बढ़ा दी जाए तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। यानी डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल पढ़े थे हमने, टॉप, मिडल और लोअर, तो हर लेवल तक जो अथॉरिटी दे दी जाना, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर सारे डिसीज़न टॉप मैनेजमेंट ही लेता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो हम कहते हैं कि ये है सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि पावर को सेंट्रलाइज करके रखा है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीचे के लेवल तक पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन कब होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट सारे डिसीज़न लेते हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड है, और अगर नीचे तक डिसीज़न गए हैं तो वो नीचे तक डिसीज़न लेने की पावर है तो वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली सेंट्रलाइज या कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं होती, यानी ना तो ऐसा होता है कि छोटे से छोटा डिसीज़न भी ऊपर वाला ही लेगा, और ना ही ऐसा होता है कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीज़न भी नीचे वाले ही ले लेंगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। जैसे आप एग्जांपल लो आपके स्कूल का, आपके स्कूल के अंदर कुछ अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास होंगी, जैसे किसी बच्चे का नाम काटना है, ये अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास होगी। लेकिन कोई बच्चा पानी पीने जाना चाहता है, क्या ये अथॉरिटी भी प्रिंसिपल के पास होगी? नहीं, वो टीचर से पूछ के पानी पीने जा सकता है। तो टीचर के पास ये अथॉरिटी है कि वो बच्चे को पानी पीने के लिए अलाउ कर सकता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, हर एक लेवल पे अलग अथॉरिटी होती है। जो बड़े डिसीज़न है इम्पोर्टेंट वो टॉप मैनेजमेंट के पास है, और जो कम इम्पोर्टेंट डिसीज़न है वो लोअर लेवल के पास होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फ़र्क क्या है। देखो डेलीगेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में करना ही करना पड़ेगा, कोई भी सीनियर सारा काम खुद नहीं कर सकता। अगर सारा काम खुद ही कर लेगा तो जूनियर क्या करेंगे, ठीक है। तो डेलीगेशन तो हमें करना ही करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो छोटी कंपनियों में नहीं होता, लेकिन बड़ी कंपनियों में वहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। कंट्रोल बाय सुपीरियर, डेलीगेशन में कंट्रोल हाई होता है, क्योंकि आपने कोई काम दिया, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, आप उससे रिपोर्ट लोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा हायर लेवल का कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस चीज़ पे नहीं होगा कि आपने किसी बच्चे को पानी पीने के लिए भेज दिया, आप टीचर ने किसी बच्चे को पानी पीने के लिए भेज दिया, तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल की या स्ट्रिक्ट उस पर सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने आपको कोई लिस्ट बनाने को दी, तो वो लिस्ट आप मान लो प्रिंसिपल ने कहा कि एनुअल फंक्शन में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप उनकी लिस्ट बना के दो, तो वो लिस्ट बनाने का काम जो है उसमें डेलीगेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, देन स्कोप क्या है, डेलीगेशन का नैरो स्कोप है और डिसेंट्रलाइजेशन का ब्रॉड स्कोप है। क्योंकि डेलीगेशन में तो क्या है, सिर्फ एक काम करने की अथॉरिटी दी है और वो भी टेम्पररी होती है, उसको वापस लिया जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से परमानेंट होता है, तो उसका ब्रॉड स्कोप होता है।
पर्पस क्या होता है? डेलीगेशन का पर्पस है कि सीनियर का बर्डन कम हो जाए। प्रिंसिपल ने एचओडी को या प्रिंसिपल ने एक फैकल्टी मेंबर को काम दे दिया, वो काम किस लिए दिया? ताकि उसका खुद का काम कम हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन का मकसद क्या होता है कि सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाना। सबऑर्डिनेट जो हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मकसद होता है कि सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाया जाए, उनको एम्पावर किया जाए। तो ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस है। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला तो देखो, सबऑर्डिनेट के डेलीगेशन जैसी ही है इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन भी एक डेलीगेशन ही है, बट बड़े लेवल पे डेलीगेशन है। तो सबसे पहले क्या फ़ायदा होता है कि इनिशिएटिव लेते हैं सबऑर्डिनेट, जब उनको काम करने की पावर दी जाती है तो वो इनिशिएटिव लेते हैं। देन मैनेजरियल टैलेंट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि देखो, जब वो डिसीज़न लेना सीखेंगे, तो जूनियर जब डिसीज़न लेना सीखेंगे तो वो हायर लेवल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्विक डिसीज़न मेकिंग जल्दी होती है। अब मान लो, जैसे यही एग्जांपल अगर हम लें कि बच्चे को पानी पीने जाना है, अगर ये अथॉरिटी भी प्रिंसिपल के पास ही हो तो प्रिंसिपल तक जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो डिसीज़न मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्विक हो जाती है। टीचर को अलाउ करना है, टीचर अलाउ कर देता है। देन रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट का काम कम हो जाता है। अगर आपने नीचे लेवल तक अथॉरिटी दे रखी है तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, कंपनी ज़्यादा बेटर आप कह सकते हो ग्रो कर सकती है, और बेटर कंट्रोल भी होता है क्योंकि डिपार्टमेंट को इजीली अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाफिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।